पीएम मोदी लगातार दिन रात देश के लिए काम कर रहे हैं, वो भी बिना रुके, बिना थके और बिना किसी से कोई शिकायत किए देश के लिए मेहनत कर रहे हैं। दर्शकों, पीएम मोदी सिर्फ और सिर्फ देश सेवा में लगे हुए हैं। पीएम मोदी के कंधे पर 140 करोड़ भारतीय लोगों का भार है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के लोग हैं जो एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो सरकार के साथ हैं, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी पर निशाना साधकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी देश से जुड़े ऐसे मुद्दे पर जिसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी करने के बारे में सोचना भी मुश्किल है। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी ट्रंप के आगे क्यों झुक गए, लेकिन कांग्रेस के ही नेता शशि थरूर पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। शशि थरूर ने सीज फायर कराने का क्रेडिट लेने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। शशि थरूर ने कहा कि इस मामले में किसी तीसरे पक्ष से मध्यस्थता की कोई औपचारिक प्रक्रिया ना तो अपील की गई और ना ही ऐसा कुछ हुआ। शशि थरूर ने भारत की तरफ से की गई कार्रवाई को लेकर कहा है कि सरकार ने वैश्विक नेताओं को जो जानकारी दी और कई देशों के विदेश मंत्रियों को भी इस कार्रवाई से अवगत कराया गया। वहीं पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए भारत से 2 प्रतिनिधि मंडल रवाना हो गए हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल गुयाना के लिए रवाना हुआ है। यह प्रतिनिधि मंडल अमेरिका, पनामा, ब्राजील और कोलंबिया भी जाएगा। वहीं गुयाना रवाना होने से पहले शशि थरूर ने कहा था कि वो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की सच्चाई दुनिया को बताने जा रहे हैं। वो लोगों को समझाएंगे कि भारत का अनुभव कैसा रहा है। दर्शकों, शशि थरूर काफी जोश में नजर आ रहे हैं। वो देश के लिए मिशन पर निकल चुके हैं, जबकि उन्हें ये जिम्मेदारी देने से कांग्रेस नाराज है। वहीं आप दर्शक क्या सोचते हैं पीएम मोदी के इस फैसले को लेकर? अगर आप पीएम मोदी के फैसले से खुश हैं तो कमेंट में यस और जय हिंद जरूर लिखिए। वहीं आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। पीएम मोदी को एक्शन में देख संजय सिंह ने कहा है कि मोदी जी सेल्समैन है, भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। दर्शकों, एक तरफ तो पीएम मोदी देश के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग पीएम मोदी को ही घेरने में लगे हुए हैं। वहीं राहुल गांधी के लिए एक बुरी खबर यह भी है कि उनके खिलाफ चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने 26 जून को राहुल गांधी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। वह इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार के लिए क्या राहत भरी खबर आई है। इसके अलावा यह भी बताएंगे आपको कि कैसे कांग्रेस में मच गया है बवाल और किस डॉक्यूमेंट को दिखाकर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा है निशाना। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। पीएम मोदी हमेशा अपने फैसले से विरोधियों को चौंकाते रहते हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। पीएम मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया जिसके बाद कांग्रेस में खलबली मच गई। गांधी परिवार और उनके करीबी लोगों की नींदें गायब हो गईं। इसके साथ ही पार्टी के नेता आपस में ही बंटे नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी कुछ नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी सिर्फ पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भी पीएम मोदी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। पीएम मोदी ने इस बार पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक्सपोज करने की ठान ली है। मोदी सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाई है, लेकिन इनसे भी कांग्रेस को तकलीफ है। हालांकि इस बार पार्टी के नेता ही आला कमान को आईना दिखा रहे हैं। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से ऑल पार्टी डेलीगेशन के लिए कांग्रेस नेताओं के नाम के सुझाव मांगे थे। कांग्रेस ने 4 नाम आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार को दिया था। हालांकि लिस्ट में तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम न होने के बावजूद केंद्र सरकार ने उन्हें टीम इंडिया में शामिल किया। वहीं सरकार ने कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी को भी इस डेलीगेशन में शामिल किया। पार्टी आलाकमान के फैसले पर कांग्रेस नेता ने हैरानी जताई। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। रमेश ने कहा कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस ने शशि थरूर और मनीष तिवारी के चयन पर सवाल उठाए, उसकी रणनीतिक चूक ही कही जाएगी। केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर की नजरें साल 2022 से टेढ़ी हैं। उनका अपराध ये रहा कि उन्होंने बिना आलाकमान की मर्जी के मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पार्टी अध्यक्ष पद का पर्चा दाखिल कर दिया था। यही नहीं, पिछले कुछ समय से थरूर राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी पार्टी से अलग राय रख रहे हैं। कुछ ऐसी स्थिति मनीष तिवारी की भी है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में वो भी आजकल हाशिए पर हैं। इन्हीं वजहों से विदेश जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में इनका चुनाव पार्टी खुले मन से स्वीकार नहीं कर पा रही। फिर भी इस मुद्दे पर उसकी
चुप्पी कहीं ज्यादा कारगर होगी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर के विदेश जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब कांग्रेस पार्टी के केरल के पूर्व अध्यक्ष के सुधाकरण ने बिना किसी का नाम लिए पार्टी को ही निशाने पर ले लिया। सुधाकरण ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पक्ष दुनिया भर में रखने के लिए जिन कांग्रेस सांसदों की लिस्ट केंद्र सरकार को भेजी गई थी, उसमें शशि थरूर का नहीं था नाम। इससे साफ पता चलता है कि हमारी पार्टी थरूर के प्रति अपमानजनक रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि थरूर एक सक्षम नेता है, वो कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनके लिए पार्टी को ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। जानकारों की माने तो उन्होंने थरूर के अपमान का हवाला देते हुए पार्टी हाईकमान पर गंभीर सवाल खड़े किए। वहीं अब सुधाकरण से पूछा गया कि थरूर के पार्टी छोड़ने की अटकलें में कितनी सच्चाई है। इस पर उन्होंने कहा कि शशि थरूर के पार्टी छोड़ने की अटकलें निराधार हैं। मैंने खुद उनसे बात की और मेरा मानना है कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी के लिए काम करेंगे। सुधाकरण ने खुद को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाए जाने पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें अब कुछ राहत मिल गई है और वो इस निर्णय से दुखी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वो राजनीति से दूरी नहीं बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस के भीतर हाल ही के दिनों में इस तरह की बातें पार्टी के अंदर की गुटबाजी की ओर इशारा करती हैं, लेकिन सुधाकरण के इस बयान के बाद पार्टी हाईकमान पर दबाव कितना बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। एक तरफ तो पीएम मोदी देश के लिए लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त भी विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं, जब देश नाजुक दौर से गुजर रहा है। राहुल गांधी अब भी राजनीति करने में लगे हैं और मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी लगातार पलटवार कर कर जवाब दे रही है। इस बीच बीजेपी के हाथ वो कागज लगे हैं जिसके बाद राहुल गांधी ही फंस गए हैं। बीजेपी ने सबूत के साथ राहुल गांधी पर निशाना साधा। गांधी सोच रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर पर भी मोदी सरकार और बीजेपी को घेर लेंगे, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए पीएम मोदी ने सर्वदलीय डेलीगेशन को दुनिया के कई देशों में भेजा है। वो तमाम देशों में भारत का पक्ष रखेंगे। इस डेलीगेशन में लगभग सभी विपक्षी दलों के सांसद शामिल हैं। राजनीति से ऊपर उठकर पीएम मोदी ने विपक्ष को भी मौका दिया है, लेकिन राहुल गांधी अब भी राजनीति कर रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने 1991 के भारत पाक सैन्य समझौते को लेकर राहुल गांधी पर पाखंड का आरोप लगाया। निशिकांत दुबे ने कहा है कि राहुल गांधी विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी ने ही ऐसा समझौता किया था। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने इसको लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है। कुछ कागज शेयर कर सबूत के साथ राहुल गांधी को घेरते हुए निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 1991 में कांग्रेस समर्थित सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता किया था। इस समझौते पर दोनों देशों को सैन्य गतिविधियों की जानकारी साझा की थी। दुबे ने कहा कि क्या ये समझौता देशद्रोह है? निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी जी, ये आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है। 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने ये समझौता किया था कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से करेंगे। क्या ये समझौता देशद्रोह है? ये तमाम बातें निशिकांत दुबे ने कही हैं। इसके अलावा निशिकांत दुबे ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर टिप्पणी करने के लिए राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी को विदेश मंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करना शोभा देता है? वही न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए दुबे ने कहा कि हम पाकिस्तान को 1947 से एक आतंकवादी राष्ट्र मानते आए हैं। हम 78 सालों से कश्मीर के मुद्दे पर उनसे लड़ रहे हैं और हमारे कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। उसके बाद भी आप पाकिस्तान को रियायतें दे रहे हैं, चाहे वो 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो या फिर सिंधु जल संधि हो, 1975 का शिमला समझौता हो। हम संसद में किसी राष्ट्र की रक्षा प्रणाली कैसे काम करती है, इस बारे में भी बात नहीं करते हैं। निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि लेकिन 1991 में जब आप चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दे रहे थे और 1994 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब इस समझौते को लागू किया गया था और आपने लिखा था कि सेना नौसेना कहाँ तैनात होगी और वायुसेना कैसे काम करेगी। क्या ये सब चीजें देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए देश को धोखा दिया। भारत को देशद्रोह का मामला शुरू करना चाहिए और इस समझौते को करने वालों और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। ये तमाम बातें निशिकांत दुबे ने कही हैं। वहीं कांग्रेस ने इस आरोप को खारिज कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि 1991 में फरवरी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। 10वीं लोकसभा के चुनाव पहले ही घोषित हो चुके थे।
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी नेता निशिकांत दुबे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे बार बार बेवकूफी दिखाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। तो देखा आपने कैसे बीजेपी ने दस्तावेज दिखाए तो कांग्रेस तिलमिला गई। अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी बनकर अरविंद केजरीवाल ने लोगों से वोट हासिल किया था, लेकिन फिर बाद में वो बड़े सरकारी बंगले में रहने लगे, जिसके बाद बीजेपी ने उनके बंगले का नाम शीश महल रख दिया और दिल्ली वालों को बताया कि देखिए आम आदमी बनकर आपसे वोट लेने वाले अरविंद केजरीवाल कैसे शीश महल में रह रहे हैं। फिर क्या था, जनता ने भी बीजेपी की बातों पर भरोसा किया और केजरीवाल को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अब भी केजरीवाल को झटके पर झटका लग रहा है। पार्टी के नेता भी इस्तीफा देकर जा रहे हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी के कई पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा देकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन किया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट से भी आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर आई है। इसके अलावा सीबीआई की कार्रवाई से भी आप पार्टी के सांसद संजय सिंह की चिंता बढ़ गई है। वहीं आतिशी के अलावा पार्टी के दूसरे नेता भी मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। दरअसल दिल्ली में सरकार बदलने का सीधा असर कानूनी विवादों पर पड़ रहा है। रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 7 मुकदमे वापस ले लिए हैं। ये केस पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के खिलाफ दाखिल किए थे। दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच से पुरानी सरकार की तरफ से दाखिल याचिकाएं वापस लेने की अनुमति मांगी और कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। दिल्ली सरकार ने जिन याचिकाओं को वापस लिया है उनमें सभी केंद्र और दिल्ली के एलजी के अधिकारों को चुनौती देते हुए दाखिल की गई थी। इसमें से एक याचिका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस आदेश के खिलाफ थी जिसमें एलजी को यमुना सफाई कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। दर्शकों, हम सब ने देखा था कि कैसे जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र और एलजी के खिलाफ बात बात पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती थी। वहीं अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी की तरफ से कई मामलों में अभिषेक मनु सिंह भी पक्ष रखते थे। तब की दिल्ली सरकार ने जनता के टैक्स के पैसों को एलजी और केंद्र सरकार के खिलाफ केस लड़ने में खूब इस्तेमाल किया। हम सब जानते हैं कि अभिषेक मनु सिंह भी कितने महंगे वकील हैं। सिंघवी के अलावा भी कई और वकील केस लड़ रहे थे। ऐसे में इन मामलों को लेकर सरकारी खजाने से काफी पैसे खर्च हुए थे। हालांकि अब केस बंद होने से सरकार का पैसा बच सकता है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की एक और मुसीबत बढ़ गई है। दिल्ली विधानसभा में सावित्रीबाई फुले का चित्र लगाने के मुद्दे को लेकर जिस तरह के बयान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिया, अब विधानसभा के डिप्टी सेक्रेटरी की तरफ से उन्हें अवमानना का नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार, वीर सिंह हिंगन और जुबेर अहमद के नाम भेजा गया है। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी समेत 4 आप विधायकों पर आरोप है कि गत 21 मई को विधानसभा में सामान्य परियोजन समिति की बैठक हुई थी, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर, मदन मोहन मालवीय और महर्षि दयानंद सरस्वती की तस्वीर लगाने का फैसला लिया गया था। उसी दिन कुछ देर बाद विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उन्होंने समिति के समक्ष सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाने का प्रस्ताव रखा था। बीजेपी को दलित विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के अन्य 3 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी और बीजेपी सरकार और विधानसभा में समिति अध्यक्ष पर भेदभाव करने का आरोप लगा दिया। इसी संबंध में दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट और मुख्य सचेतक अभय सिंह वर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को झूठे आरोप लगाने वाले आप विधायकों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की शिकायत की, जिस पर विधानसभा के डिप्टी सेक्रेटरी ने आतिशी समेत आप विधायकों को 30 मई तक अपना पक्ष लिखित रूप से विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। वहीं सीबीआई की एक कार्रवाई को लेकर संजय सिंह भड़क गए हैं। दरअसल सीबीआई ने किरू जल विद्युत परियोजना में 2200 करोड़ रुपए के सिविल कार्यों के ठेके में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और 7 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। वहीं सत्यपाल मलिक पर चार्जशीट दाखिल किए जाने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अपने एक्स पोस्ट में संजय सिंह ने लिखा है कि मोदी सरकार निर्दयी है। एक तरफ सत्यपाल मलिक जी अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज।
आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें